हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। देखिए, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो नॉन एकेडमिक हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ या और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, तो आपको पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप देख रहे हैं योदा सीरीज, जहाँ क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए हम साइंस मैथ्स दोनों के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज डाल रहे हैं इस सीरीज में, है ना। साइंस के हर एक चैप्टर का डाल दिया है। दैट इज आवर लास्ट चैप्टर, ये वाला जो हम कर रहे हैं, दैट इज आवर एनवायरमेंट। क्लास 10 साइंस का है आवर एनवायरमेंट, जिसके पीवाईक्यूज आज हम करेंगे, है ना। अब दो क्वेश्चन जनरली बच्चों के माइंड में आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि पीवाईक्यूज करने क्यों है। यार, पीवाईक्यूज आपको इंपॉर्टेंस बताते हैं किसी भी टॉपिक का, कि यार पिछले 5-10 सालों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर पूछे गए होंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, नहीं पूछे गए होंगे तो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो आपको पता है यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यार, ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कम पढ़ूंगा, है ना। तो आपको रेलेवेंसी समझ में आ जाती है, किसको कितना टाइम आपको देना है और कौन सा टॉपिक कितना रेलिवेंट है। इसके बाद यार दूसरा क्वेश्चन उठता है कि यार मेरा सिलेबस हो चुका है, क्या मैं देखूं? तो आप जरूर देखिएगा, एज अ टेस्ट सीरीज समझ के देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखिए कितने सही हुए कितने गलत हुए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो भी आप देखिएगा। बोलोगे क्यों? तो यार क्वेश्चन आंसर नहीं कराया जा रहे ना, आपको उसके साथ साथ कंसेप्ट भी समझाया जा रहा है। तो ऑल इन ऑल आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो, चाहे आपका सिलेबस हुआ हो या ना हुआ हो। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द ऑप्शन ए बॉडी वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ऑप्शन सी the amount of harmful chemicals in the successive trophic levels of a food chain, option D number of plants and animal in an area। CBSE 24 कंपार्टमेंट में पूछा गया है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब समझते हैं। देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में या एक फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स में होता क्या है। सबसे पहले होता है आपके प्रोड्यूसर्स, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर बाद में आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। क्लियर है? अब होगा क्या कि मान लीजिए आपके प्रोड्यूसर्स में कुछ इंप्योरिटीज, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है, वो पास ऑन होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, वहाँ पे ये कंसंट्रेशन बढ़ता है। धीरे धीरे जैसे सेकेंड थर्ड ऐसे आप क्लाइम करते हो, तो वहाँ पर आपका जो ये हार्मफुल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है ये बढ़ता जाता है ना। एंड दैट इज व्हाट नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन सी, द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन, ये बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन। आपको दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, देन आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। असर्शन के स्टेटमेंट को देख लेता हूँ। accumulation of harmful chemicals is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain। okay, रीजन का स्टेटमेंट क्या है? हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट। यहाँ पे जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका एक्यूमुलेशन जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा होता है वैसे वैसे उनका एक्यूमुलेशन बढ़ता है। दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। रीजन का स्टेटमेंट भी क्या है कि हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो हम लोग स्प्रे करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें किससे? डिसीजेज और पेस्ट से। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट क्या रीजन का स्टेटमेंट असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? असर्शन का स्टेटमेंट कह रहा है कि हार्मफुल केमिकल्स का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, बट रीजन का जो स्टेटमेंट है वो उसे बता नहीं रहा क्यों बढ़ रहा है। रीजन का स्टेटमेंट ये बता रहा है कि हम प्लांट में पेस्ट डाल रहे हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उस पर हम लोग पेस्ट छिड़क उस पर हम लोग क्या छिड़क रहे हैं? पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, ताकि उसको हम लोग हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचा सके, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंसेस से बचा सके। बट क्या ये इकलौती चीज है जो इंपैक्ट कर रही होगी? नहीं। अब एक चीज आपको समझना होगा कि जो केमिकल्स हायर ट्रॉफिक लेवल में होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्यूमुलेशन जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म ने किसी कंटामिनेटेड प्रे को खा लिया होता है ना। कि मैं मान लो फूड चेन में कोई एक लेवल है उसका, जो उसने किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम किया है जो कि कंटामिनेटेड है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, केमिकल्स का जो लेवल होगा वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो इट इज नॉट सोनली डिपेंड कि आप प्लांट्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, एंड वो केमिकल्स का जो सोल सोर्स है वो सिर्फ पेस्टिसाइड नहीं है ना, काफी सारे रीजंस है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
Which one of the following is not a natural ecosystem? A. Pond ecosystem, B. grassland ecosystem, C. forest ecosystem और डी क्या है? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए नेचुरल इकोसिस्टम होता क्या है। नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जो भी चीज़ें हो रही हैं नेचुरली हो रही हैं, ठीक है, वो होता है नेचुरल सिग्निफिकेंट, जो कि नेचुरली डेवलप हो जाता है, वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया। बट अगर मैं क्रॉपलैंड इकोसिस्टम की बात करता हूँ तो वहाँ पर मैन मेड इकोसिस्टम की कैटेगरी में वो आ जाता है, क्योंकि इंसानों ने उसे बनाया हुआ होता है, इंसान उसे मेंटेन कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, बार टाइम टू टाइम आपको पानी देना होता है, टाइम टू टाइम आपको पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं, ठीक है, तो वहां ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। तो ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में आ गया, कौन सा? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीजन है। असर्शन का स्टेटमेंट क्या बोलता है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। रीजन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सीएफसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। वापस से दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं। असर्शन का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ओजोन लेयर होता है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करता है? अर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। रीजन का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सीएफसी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन में। अब ओजोन लेयर का वर्क बता रखा है और वो डिप्लीट कैसे होता है वो बता रखा है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। असर्शन का स्टेटमेंट भी सही है कि यार ओजोन लेयर हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, और रीजन का स्टेटमेंट भी सही है कि यार ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है क्योंकि हम जो सीएफसी यूज कर रहे होते हैं उसके कारण उसमें जो क्लोरीन एटम होता है ओजोन के साथ कंबाइन हो जाता है और उसे डिप्लीट करता है। कहीं ना कहीं दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट जो रीजन वाला स्टेटमेंट है कि क्यों ओजोन डिप्लीट हो रहा है वो ये थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा है कि ओजोन कैसे प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। तो यहां पर हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है ना, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा किसका? असर्शन का, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा इस केस में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। ए grass, goat, lion, B zooplankton, phytoplankton, small fish, large fish, C tiger, grass, snake, frog, D grasshopper, grass, snake, frog, eagle। अगर मैं यहां देखता हूं ऑप्शन सी में कि भाई ग्रास तो है, ग्रास क्या हो गया आपका? प्रोड्यूसर हो गया, जो प्राइमरी कंज्यूमर है ना, यानी कि डियर हो गया, वो तो है ही नहीं, है ना, कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर वहां होना चाहिए था जो ग्रास को खाता, बट यहां पर मिसिंग है। एंड फिर ग्रास को कोई ऑर्गेनिज्म खाता और उसको फिर कोई ऑर्गेनिज्म खाता, है ना, तो वो साइकिल ऐसे चलती जाती, बट यहां पे है नहीं। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल कहां पर मिसिंग है? ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात आगे बढ़ाएंगे, है ना, बात को आगे बढ़ाएंगे। अ फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज ए 2 ट्रॉफिक लेवल, बी 3 ट्रॉफिक लेवल, सी 4 ट्रॉफिक लेवल और डी 5 ट्रॉफिक लेवल। देखिए एक फूड चेन में होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना होगा फूड चेन्स में मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है तो 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में या जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर वो चली जाती है। यानी कि आपको इतना समझना है कि 10% एनर्जी आगे जा रही है। क्लियर है ये चीज? तो भाई जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होगी उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, है ना, एनर्जी ट्रांसफर तो कम ही हो रहा है, ज्यादा तो लॉस ही हो रहा है। तो जितना कम ट्रॉफिक लेवल होगा उतना ज्यादा बेटर एनर्जी का एफिशिएंटली यूज हो पाएगा। क्लियर है? तो मान लीजिए 2 ट्रॉफिक लेवल है, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, तो भाई यहां से यहां एनर्जी ज्यादा जा रही है, ठीक है, बस 10%, एक बार जो 10% एनर्जी यहां से यहां गई, है ना, तो ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हुआ, फिर उसके बाद और जाएगी तो लॉस ज्यादा होता जा रहा है। इसलिए 2 ट्रॉफिक लेवल्स होंगे तो एनर्जी जो है वो एफिशिएंटली ट्रांसफर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। सम वेस्ट आर गिवन बिलो: गार्डन वेस्ट, बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स, empty medicine bottles made up of glass, peels of fruits and vegetables, old cotton shirts. Okay, the non-biodegradable waste among these are A first and second, B second and third, C first 4 and 5th, D first 3rd and 4th। अब यहाँ पर चीजों को पहले समझिए कि बायोग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। बायोग्रेडेबल वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना, नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। यहां पर अगर मैं देखता हूं गार्डन वेस्ट जो है वो बायोग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आता है।
बॉल पेन रिफिल्स प्लास्टिक के होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। एम्प्टी मेडिसिन बोटल्स ये ग्लास की हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। ओल्ड कॉटन शर्ट ये भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आता है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो गए, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी द गिवन फिगर ऑफ अ फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। हमें किसको बताना है? प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, ए माइस एंड बियर, बी रैबिट एंड कैट, सी रैबिट एंड फॉक्स, डी माइस एंड रैबिट। अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो ये पहला लेवल है जो कि किसका होगा? आपके प्रोड्यूसर का, ठीक है। और ये जो होंगे ये प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद हमारे आ जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर अगर चेन आगे बढ़ेगी तो टर्शियरी कंज्यूमर भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि माइस और रैबिट ये आपकी क्या हो जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, माइस एंड रैबिट, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीजन है। असर्शन क्या कह रहा है? द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल। रीजन का स्टेटमेंट कह रहा है द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखिए पहला वाला ये कह रहा है स्टेटमेंट कि जो हम डेली अपनी लाइफ में जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेली आम जो दिनचर्या की हमारे प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी सारे वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो वेस्ट होते हैं या तो बायोग्रेडेबल होगा या तो नॉन बायोग्रेडेबल होगा। रीजन का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर जो हमने वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो वो फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक आपने ऐसे ही दे दिया, वाटर बॉडीज में चला गया, वो कंटामिनेटेड हो गया, है ना। अगर मैंने प्लास्टिक ऐसे ही फेंक दिया, गाय ने खा लिया, तो उसको सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाएंगी। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, बट अगेन वही बात है कि रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि भैया अगर हम उसको डिस्पोज नहीं कर रहे तो उसका क्या लेना देना कि वो बायोग्रेडेबल है कि नहीं है ना। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? समझ रहे हो कि यार मैंने उसको डिस्पोज नहीं किया, वो ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना कि वो बायोग्रेडेबल है या नॉन बायोग्रेडेबल है। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एनर्जी विच पासेज टू हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ। ये असर्शन का स्टेटमेंट बोल रहा है जो कि एग्जैक्टली सही है कि यार एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोरस में गई, यानी कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में गई, तो वो एनर्जी वापस नहीं मिलेगी। और ये सही बात है, जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, और रीजन का वही स्टेटमेंट भी है कि एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। तो सही है कि एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगी, वो वापस नहीं आएगी, है ना। वो वन डायरेक्शन में ही वो फ्लो होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हमने जो खाना खाया, मान लीजिए हमने प्लांट्स खा लिए, है ना, पालक का पत्ता खा लिया, बाद में पालक के पत्ते को जाके एनर्जी दे रहे हैं, नहीं होता ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अगेन सही है, बट ये जो स्टेटमेंट है फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा कि क्यों जो एनर्जी हर्बीवोरस को मिलती है ऑटोट्रॉफ से वो वापस ऑटोट्रॉफ को नहीं दे पाते, है ना। उसको उसका रीजन नहीं स्पेसिफाई कर पा रहा। तो अगेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है ये चीज? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ वेजिटेरियन फूड हैबिट हेल्प्स इन गेटिंग मोर एनर्जी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब ये चीज़ तो हमें पता ही है 10% लॉ कि 10% ही एनर्जी आगे जानी है। मान लीजिए ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये क्या है? प्रोड्यूसर है। अब इस प्रोड्यूसर से मान लीजिए हमें किसने लिया? प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। तो कितनी एनर्जी आगे गई? 10% ही एनर्जी आगे गई कि 10,000 होगा तो इसको 1000 ही मिल रहा होगा, है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पर 10,000 जूल की एनर्जी है तो आगे वाले को कितना मिल रहा होगा भैया? 1000 जूल ही मिल रहा होगा, ठीक है। और उसके आगे वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर्स को क्या मिल रहा होगा? 100 ही जूल मिल रहा होगा, है ना। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं जनरली ये क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स होते हैं। और हर्बीवोर्स क्या होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, है ना। लिख देते हैं हर्बीवोर्स, और ये वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि प्लांट बेस्ड फूड ही खा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको एनर्जी जो होती है ज़्यादा मिलती है। क्लियर? क्योंकि फिर इसका 10% आगे जाएगा तो ऑफकोर्स ये बात है इससे तो कम ही होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करेंगे। प्लांट, डियर, लायन
in the given food chain, what will be the impact of removing all the organisms of second trophic level on the first and third trophic level? Will the impact be same for the organisms of third trophic level in the above food chain if they were present in a food web? Justify. देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए प्लांट्स है, ठीक है, डियर है एंड लायन है, ठीक है, ये है। अब मान लीजिए कि आपने सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को हटा दिया है, ये आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, इस सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को आपने हटा दिया है, तो क्या इंपैक्ट आने वाला है? ये प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहा था? डियर कंज्यूम कर रहा था, यानी कि अब प्लांट्स कंज्यूम होंगे नहीं, अब प्लांट्स कंज्यूम होंगे नहीं, यानी कि प्लांट्स की जो अमाउंट होगी वो बढ़ता जाएगा। अब प्लांट्स के बीच में फाइट होगी खाने के लिए, क्योंकि अब भाई रिसोर्सेस लिमिटेड ही रहेंगे, है ना, तो प्लांट्स के बीच में कंपटीशन आ जाएगा। लायंस जो कि डियर को कंज्यूम कर रहे थे, तो लायंस के पास अब फूड की स्कैर्सिटी हो जाएगी, लायंस के पास, लायंस को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो इसको खा रहे थे, है ना, तो लायंस भी वहां कहीं ना कहीं सफर कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है दोनों की प्रॉब्लम्स क्या है, प्लांट्स और लायन की। बट अगर मैं फूड वेब की बात कर रहा हूँ, फूड वेब में तो क्या होता है कि भाई जरूरी थोड़ी है कि इसी को खा रहा है, वो तो किसी दूसरे पे भी डिपेंडेंट होगा ना, तो फूड वेब पे तो कोई असर आता नहीं है, फूड चेन पे असर आता है, फूड वेब पे कोई असर आता नहीं है, बिकॉज फूड चेन क्या होती है, इंटरकनेक्टेड, सॉरी फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, यानी कि एक जो आपका कंज्यूमर होगा वो 2-3 लोगों पे डिपेंड कर रहा होगा अपने फूड के लिए, तो मान लो एक नहीं भी है तो वो बाकी 2 लोगों से ले लेगा खाना। समझ में आ रहा है वो चीज, क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। A gas X, which is a deadly poison, is found at the higher level of atmosphere and performs an essential function. Name the gas and write the function performed by this gas in the atmosphere. Which chemical is linked to decrease in the level of this gas? Okay. What measures have been taken by an international organization to check the depletion of layer containing this gas? सबसे पहले बात करेंगे ये X गैस एक्स है क्या? ये गैस एक्स है ओजोन, यानी कि O3। क्लियर है? इसका फंक्शन क्या है भैया? इसका मेन फंक्शन होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे? यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। और कौन सा केमिकल ऐसा है जो कि इसकी कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करता है? तो वो केमिकल हो गया भैया आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? और कुछ फंक्शंस तो हमने देखे। पहला फंक्शन ये है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है कि भैया जो हार्मफुल रेडिएशन आ रहा है उसको अब्सॉर्ब कर रहा है। क्लियर है? चलिए, है ना, तो इससे काफ़ी सारी बीमारी नहीं हो रही है हमें, चाहे वो स्किन कैंसर हो, चाहे कैटेरेक्ट हो, चाहे कोई दूसरी हेल्थ इश्यूज हो, है ना, और इकोसिस्टम को सेव गार्ड कर रहा है। कौन सा केमिकल था जो डिप्लीट कर रहा था इसके कंसंट्रेशन को? दैट इज CFC। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या इस पे कदम उठाए जा रहे थे? तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो कि एक ग्लोबल एग्रीमेंट था जिसको लाया गया ताकि भैया हम ना ये जो केमिकल है CFC, है ना, इसके यूज को रिड्यूस कर दे, क्योंकि अगर इसका यूज कम होगा तो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर कम डिप्लीट होगा, है ना, और वो स्लोली क्या करेगा? रिकवर करेगा। तो हमने CFC के जो यूज था उसको रिड्यूस करने के लिए ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसको ग्लोबल लेवल पे उस एग्रीमेंट को लाया गया। क्लियर है? 1987 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the term used for the material which cannot be broken down by biological process. Give 2 ways by which they can harm various component of an ecosystem. तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे मटेरियल्स को या सब्सटेंस को क्या कहा जाता है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोक डाउन ना हो पाए, इन्हें कहा जाता है, जो डिकम्पोज ना हो पाए उन्हें कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्लियर है? गिव 2 ways by which they harm various component of an ecosystem. सबसे पहला होता है कि लैंड एंड वाटर का पॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ प्लास्टिक की, ठीक है, और ऐसे मटेरियल की जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मान लीजिए वो एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा? लैंड का पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, पानी के फ्लो को वो ब्लॉक कर देंगे, चाहे वो रिवर्स हो चाहे वो लेक्स हो, उससे किन की लाइफ को अफेक्ट होगा? जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट है, जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय होती है वो इंजेस्ट कर जाती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, है ना, ये समझिए कि भैया ये क्या है? ये खाना है, तो उससे क्या होता है भैया? इंजरीज हो जाती हैं, डेथ हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। और जो प्लास्टिक्स होते हैं इन पर्टिकुलर वो भी हार्मफुल होते हैं मरीन लाइफ के, ठीक है, मरीन लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं, तो भैया इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर है? चलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल, स्पेशली ह्यूमन बींग्स।
नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। फिनोमिना जो है इसमें इन्वॉल्व है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। अब समझिए होता क्या है कि भैया यहाँ पर है हमारे प्रोड्यूसर्स, उन प्रोड्यूसर्स पे हमने क्या छिड़का है, पेस्टिसाइड्स, ताकि उनको हम बचा सके, है ना, प्रॉपर उनका ग्रोथ हो, जो सब्सटेंस उनको हार्म कर रहे हैं उनसे बचा सके, तो हमने पेस्टिसाइड छिड़का, है ना। तो उस पेस्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड्स क्या होंगे, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं होंगे, वो टिश्यूज में, ऑर्गन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब वो जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाला यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएगा उन सबको, तो उसमें उसकी कंसेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें खा रहा होगा। उसके बाद वाला जब ट्रॉफिक लेवल होगा, जब वो अपने प्रीसीडिंग लेवल को खाएगा, तो उसमें कंसेंट्रेशन और बढ़ जाएगी। तो ऐसे धीरे 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 जो चौथा ट्रॉफिक लेवल होता है यानी कि जो टॉप प्रेडेटर होता है, उसमें ये इन हार्मफुल सब्सटेंस की, हार्मफुल केमिकल्स की जो कंसेंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। इसे ही तो बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए, एंड होता कैसे वो भी मैंने बता दिया, है ना। चलिए क्लियर है, आगे बात करते हैं। इसका इम्पैक्ट भी क्या आता है वो भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। इम्पैक्ट क्या आता है यार, पेस्टिसाइड्स अगर आप मतलब उसका कंसेंट्रेशन आपकी बॉडी में बढ़ रहा है यानी कि हेल्थ लेवल पे, है ना, हेल्थ लेवल पे आपका काफ़ी नुकसान होने वाला है, काफ़ी सारी डिजीज आपको हो सकती है, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट, use of several pesticides which results in excessive accumulation of pesticides in river or pond is a matter of deep concern. Justify the statement. यार अभी हमने ह्यूमंस के लिए बात की कि ह्यूमंस पे उनका क्या इम्पैक्ट था, है ना, हेल्थ वाइज ह्यूमंस पे काफ़ी इम्पैक्ट था, काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती थी, ठीक है, लॉन्ग लेवल पे, तो वो डेथ की तरफ भी हम जा सकते थे, ठीक है। अगर मैं हेल्थ लेवल की बात करूं कि भैया न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाएगा या मेलिगेनिस हो जाएगा या फिर रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, है ना, तो ये दिक्कत ह्यूमंस को देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया रिवर्स और पॉन्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। एक सिंपल सी बात है कि अगर आप एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स लेते हो तो वो वाटर को कंटामिनेट कर देता है। वाटर को अगर कंटामिनेट करेगा तो जो एक्वेटिक लाइफ होगी, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा, उनको कहीं ना कहीं हार्म कर रहा होगा और कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहा होगा। और ये जो केमिकल्स होते हैं अगर एक्यूमुलेट हो जाते हैं रिवर्स और पॉन्ड पे, तो ये फूड चेन में एक्यूमुलेट हुए तो भाई ये सबको, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर से लेके सेकेंडरी टर्शरी सबको हार्म करेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और ये पेस्टिसाइड अगर एनवायरमेंट में रहता है तो ये सीरियस कंसर्न है बायोडाइवर्सिटी के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। क्लियर है? चलिए, in the following food chain if 50 joule of energy was available to the hawk, how much energy would have been present at the first and the third trophic level? Okay, चलिए, यहां पर मुझे दिया गया है कितना है, 50 है ना। तो ये 50 किसी का ये 50 किसी का 10% होगा, किसका 10% होगा, इसका, है ना। तो किसका 10% 50 होता है, 500, 500 का 10% 50 होता है। 500 किसका 10% होता है, 5000 का। 5000 किसका 10% होता है, 50,000 का। 50,000 किसका 10% होता है, 5 लाख का, है ना, 5 लाख का होता है। क्लियर है ये चीज? तो भैया आपको पता चल गया किस लेवल में कितनी एनर्जी है ना। स्नेक के पास 500 जूल है, फिर फ्रॉग 5000 जूल, फिर ग्रास ऊपर 50,000 जूल, यानी कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 5 लाख जूल की एनर्जी होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। What are decomposers? List two consequences of their absence in an ecosystem. Decomposers क्या होते हैं? Decomposers वो होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं dead and decaying सब्सटेंसेस को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उन सबको जो डिकम्पोज करते हैं उन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है। अब मान लीजिए डिकम्पोजर्स एब्सेंट है तो क्या दिक्कत आएगी। सबसे पहले डिकम्पोजर्स जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, यानी कि आपका जो वो वाला वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा क्योंकि उनको कोई डिकम्पोज करने वाला होगा नहीं। इसको उस सिनेरियो से समझो कि आपका एक घर में एक रूम है जिसकी साफ सफाई नहीं हो रही है, तो कचरा पड़ता जाएगा। तो कचरा यहाँ पर क्या है, वेस्ट है ना। डिकम्पोजर्स यहाँ पे क्या है, साफ सफाई करने वाला। समझ में आ रहा है? अगर साफ सफाई नहीं होगी तो एक्यूमुलेशन वेस्ट का ज्यादा होगा। सेम यहाँ पर भी होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि यार जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इनको वापस से, है ना, इनको वापस से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, या रिसाइकल कर देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है क्योंकि प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प लगती है। क्लियर है ये चीज, है ना। तो एक तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद वेस्ट काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी, है ना, और कहीं ना कहीं इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट,
We do not clean ponds or lakes, but an aquarium needs to be cleaned regularly. Why? देखिए, अगर मैं ponds और lakes की बात करता हूँ तो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, है ना। नेचुरल इकोसिस्टम में नेचुरली वो चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें होती है, फिल्ट्रेशन के लिए होती है। प्लांट्स फिल्ट्रेशन कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिल्टर कर देते हैं, और वहाँ पर जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो वेस्ट होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। एक्वेरियम में यार जो फिल्ट्रेशन होता है वो भी लिमिटेड होता है ना, और जो वॉल्यूम होता है वो भी कम है, तो वहाँ पर इजीली वो एक्यूमुलेट हो जाता है। क्लियर है? तो फिर हमें क्यों टाइम टू टाइम एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है और पॉन्ड्स एंड लेक्स को नहीं करना पड़ता है। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। कुल्लर्स, दैट इज डिस्पोजेबल कप मेड अप ऑफ क्ले, एंड डिस्पोजेबल पेपर कप्स, बोथ आर यूज्ड एज अल्टरनेटिव फॉर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स. Which one of these two can be considered as a better alternative to plastic cups and why? देखिए, अल्टरनेटिव किस पर्सपेक्टिव से आप बता रहे हो? अगर मैं कॉस्ट वाइज बोलूंगा तो पेपर कप जो रहेगा वो बेस्ट अल्टरनेटिव है, बिकॉज कुल्लड़ जो होते हैं कॉस्टली होते हैं कंपैरेटिव टू पेपर कप। अगर मैं 10 रुपये लेके जाता हूँ मुझे कितने कुल्लड़ मिल रहे हैं, और 10 रुपये लेके जा रहा हूँ मुझे कितने प्लास्टिक कप्स मिल रहे हैं, है ना। प्लास्टिक कप ज़्यादा मिल जाएंगे, कुल्लड़ मुझे कम मिलेगा। ठीक है। अब अगर मैं एनवायरमेंटल पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो देख रहा हूँ। जो पेपर कप्स होते हैं वो पेपर के बने होते हैं, पेपर को अल्टीमेटली ट्री काट के बनाना पड़ रहा होगा, है ना, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ट्रीज काटने पड़ रहे होंगे। जो कुल्लड़ है वो क्ले से बना होता है ना। हालांकि दोनों ही वो क्या होते हैं, दोनों ही डिकम्पोज हो जाएंगे, बट यार ये आपका क्ले से बना है तो एनवायरनमेंट पे कम इम्पैक्ट आ रहा है, तो कुल्लड़ इज द बेस्ट अल्टरनेटिव अगर हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट कम आए। कॉस्ट वाइज या इकोनॉमिक वाइज देख रहे हैं तो पेपर कप आपको बेस्ट पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, human beings are most adversely affected by the biological magnification. State the reason. Why can ordinary washing of the edible fruits and vegetable not reduce the effect of biological magnification? देखिए, अगेन ह्यूमंस जो होते हैं दे आर टॉप ऑफ द फूड चेन, है ना। जो 4 ट्रॉफिक लेवल होता है वहां पर होता है, और हमें पता है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे आप सीढ़ी को चढ़ते जाओगे ना, वो हार्मफुल सब्सटेंस की जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। जिसमें कंज्यूम कर रहे हैं सब में है ना। मान लो 4 चीज आपने खाई, है ना, 4 चीज आपने खाई, इसमें 2 ग्राम की इम्प्योरिटी, इसमें 2 ग्राम का हार्मफुल सब्सटेंस, इसमें 2 ग्राम का हार्मफुल सब्सटेंस, इसमें 2 ग्राम का हार्मफुल सब्सटेंस, तो आपकी बॉडी में तो हार्मफुल सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई ना, है ना। और वो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा वो हार्मफुल सब्सटेंस का क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो वो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपको कि क्यों ह्यूमंस में, है ना, क्यों ह्यूमन जो है इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से अफेक्टेड है। अब ऑर्डिनरी वॉशिंग से क्यों ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर आप वॉशिंग करते हैं तो क्यों ये सब्सटेंसेस निकलते नहीं है? यार एक चीज मुझे बताओ, मेरे हाथ में ये पेन है, अगर इसमें कीचड़ बाहर लगा है तो मैंने साफ किया, कीचड़ साफ हो जाएगा, बट इसके अंदर अगर कचरा फंसा हुआ है तो बाहर कितना भी साफ करूं नहीं होने वाला। सेम चीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ होती है कि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं कुछ अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं टिश्यूज में, सेल्स में, ऑर्गन्स में। अब वो आप बाहरी सफाई से साफ नहीं कर सकते हो ना, आप कितना भी साफ कर लो वो नहीं हटने वाले। इसीलिए वॉशिंग जो है वो प्रॉपर इनफ नहीं रहती है इन पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने के लिए। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बात करते हैं। वट आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या है भैया? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम वो होता है कि भैया जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। जैसे मैंने क्रॉपलैंड का एग्जांपल दिया था कि भैया यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है ना। ह्यूमन को मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, ह्यूमन को सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, बट नेचुरल इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता है। गिवन एग्जाम्पल दे चुके हैं। कैन अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बिकम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम? गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, है ना, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन सकता है? तो उसका आंसर है जी हाँ, बन सकता है, अगर उसमें एक बैलेंस हो, वो बैलेंस सिस्टम हो। क्या बैलेंस हो? कि भैया प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो उनका इनफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमर्स हो, इनफ अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर्स हो, इनफ अमाउंट ऑफ डिकम्पोजर्स हो, वो बैलेंस अगर इकोसिस्टम में बना है तो वो सेल्फ सस्टेन कर सकता है। बट एक केयरफुल डिजाइनिंग की जरूरत है और प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, और विद टाइम ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कम होता जाएगा, बट स्टिल जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे वो अफेक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? द इंप्रूवमेंट इन अवर लाइफस्टाइल हैज लेड टू द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लिस्ट टू रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए इसको एकदम बेसिक से समझते हैं।
विद टाइम इकोनॉमी जो है वो बढ़ या अच्छी होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी यानी कि चीज़ों को खरीदने की कैपेसिटी वो बढ़ती जा रही है। विद टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपकी फैमिली की कंडीशन 10 साल पहले होगी और जो अभी होगी वो डिफरेंट होगी, है ना। अगर आप 7-8 साल से भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे और अभी आप 16 के होंगे तो 8-9 साल का ऑब्जर्वेशन आपके पास होगा कि जो चीज़ें तब आप नहीं ले पा रहे थे अब आप ले पा रहे हो या फैमिली परचेज कर पा रही है। तो बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है और जैसे जैसे बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हो, है ना। आप बाहर खाना खाने जाना चाहते हो, है ना। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक्स यूज़ होता है, ठीक है। आप कोई नई चीज़ बाय करते हो वो प्लास्टिक से रैप होकर आती है, ठीक है। आप दूध पैकेट्स का लेते हो तो वो प्लास्टिक में आता है, ठीक है। आप जूसेस अगर बाहर पी रहे हो तो वो प्लास्टिक्स में मिल रहा होता है। कि आप फूड कोर्ट में खाना खा रहे होते हो तो वहाँ मेनली प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। तो जब आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाती है तो आप ऐसी ऐसी किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो प्लास्टिक का रैप है या अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसका रैप हो रखा है, एल्यूमिनियम फॉइल का रैप हो रखा है, ठीक है। तो जब आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, जब आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लेते हो तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो जो कि फिर एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द चांस इन पैकेजिंग, ओके चांस नहीं है, द चेंज इन पैकेजिंग हैज रिजल्ट इन वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। भाई पैकेजिंग यार, पहले जो पैकेजिंग होती थी अब जो पैकेजिंग होती है, पहले तो यार पेपर में ही पैकेज कर देते थे, है ना। आपने हम सब क्या होगा यार, स्कूल में पहले पेपर में ही पैकेजिंग हो जाती थी। अब वो पैकेजिंग हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल की कर रहे होते हैं, प्लास्टिक्स में कर रहे होते हैं, है ना। वो एल्यूमिनियम के कंटेनर्स आते हैं उसमें कर रहे होते हैं। पहले आप टिफिन में ही दे देते थे, बट अब अगर हमें कहीं जाना है तो यार कूल दिखने के लिए फिर हम लोग वो एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में वो पैकेजिंग होती है। होटल्स में भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि यार वो एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में होता है, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है सबके लिए, आप टिफिन थोड़ी दोगे, है ना। तो ये जो चेंज हुआ है पैकेजिंग में वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जो कि एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट दे रहा है। एक तो मैंने ये पैकेजिंग का बता दिया एल्यूमिनियम फॉइल वाला, है ना। और दूसरा जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है उसमें डिफरेंट तरीके के सब्सटेंस यूज होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनके कारण ये इश्यूज आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। हाउ डू हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन? ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, कि मान लीजिए कि ये वाला बंदा है, इसमें अगर 2 ग्राम का है इम्प्योरिटीज, है ना, मैं समझ रहा हूँ एक्स है, तो आगे वाले में x+2 होगी, फिर x+4, फिर x+6, इस तरीके से वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जा रही है भाई? अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं एक पत्ता थोड़ी खा रहा हूँ, है ना, एक पौधा थोड़ी खा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा खाना खाऊंगा ना, अलग अलग चीज़ें खाऊंगा, तो सबकी इंप्योरिटीज़ तो मेरे में तो टोटल एड ऑन ही होगी ना, वो इंप्योरिटीज़, है ना, एक्यूमुलेट ज़्यादा ही होगी ना, इसलिए वो धीरे धीरे हर ट्रॉफिक लेवल के साथ इंप्योरिटीज जो है वो एक्यूमुलेट होती जाती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन। फूड चेन क्या होता है भैया? फूड चेन बेसिकली क्या होता है? फूड चेन भाई एक सीक्वेंस होता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे है। बट फूड वेब क्या होता है? इंटरकनेक्टेड फूड चेन। अगर 3-4 चेन आपस में 3-4 फूड चेन्स का कनेक्शन है तो उस पूरे नेटवर्क को आप क्या बोलते हैं? फूड वेब कहते हैं। In a food chain consisting of deer, grass and tiger, if the population of deer decreases, okay, what will happen to population of organism belonging to the first and third trophic level? सिंपल सी बात है कि ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आएगा, डियर सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएगा और टाइगर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएगा। मान लीजिए डियर जो है वो कम हो जाता है, यानी कि ग्रास ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ग्रास को खाने वाले डियर है ही नहीं, है ना, और डियर नहीं है तो टाइगर्स का खाना है ही नहीं, तो ग्रास ज़्यादा उग जाएगी, है ना। वहाँ पर ग्रास के बीच में कंपटीशन होगा फूड्स के लिए, और यहाँ पर टाइगर के बीच में होगा, बिकॉज डियर है ही नहीं तो टाइगर खाएंगे किसको, है ना। समझ में आ रहा है कि क्या इंपैक्ट आने वाला है फूड चेन के ऊपर? आगे बढ़ेंगे। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो शोइंग 3 फूड चेन्स ABC, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एंड आंसर द फॉलोइंग। नेम द टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट इन फूड चेन बी एंड सी। अगर मैं बी और सी की बात करता हूँ तो ये वाला जो हो जाता है आपका, बी वाला टर्शियल इकोसिस्टम हो जाता है, और सी वाला जो है वो मरीन इकोसिस्टम है ना। बी की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज टर्शियल इकोसिस्टम, और सी की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज मरीन इकोसिस्टम। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ऑल फूड चेन्स आर प्रोड्यूसर्स। क्यों? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, और कोई कर नहीं सकता है ना। वो सनलाइट को यूज करके अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी डू दिस प्रोड्यूसर्स कैप्चर फॉर देयर यूज? 1% ऑफ सोलर एनर्जी जो होता है, टोटल सोलर एनर्जी जो अवेलेबल होती है उसका 1% ऑटोट्रॉफ्स यूज करते हैं। Why are the arrows shown in the diagram in one direction only and not vice versa? क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है ना। यहाँ से यही एनर्जी ट्रांसफर होगी, वापस तो कभी आएगी ही नहीं,
इसलिए वो एरो एक ही तरफ जा रहा है कि यार यहाँ से एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे पास ऑन तो होगी, बट नेक्स्ट लेवल से वापस रिवर्स एनर्जी नहीं आने वाली। क्लियर है? चलिए, डिफाइन ट्रॉफिक लेवल्स, फ्लो है भैया। ट्रॉफिक लेवल्स क्या है कि एक फूड चेन में फ्लो कैसे हो रहा है एनर्जी का, वो बता रहा है। एट विच ट्रॉफिक लेवल शुड वी फाइंड सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स इन अ फूड चेन। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करता हूँ तो वहां पर क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर आ जाएंगे। अगर वहीं मैं बात करूंगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की, तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आपके क्या आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आ जाएंगे आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर, ये थर्ड हो गया। फिर आपके आ जाएंगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी कि आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपके आ जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर, जो कि हो जाएगा आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्लियर है? व्हाट विल हैपन इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ट्रॉफिक लेवल डाई। अगेन मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए ये मर जाते नहीं है तो इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और इसको खाने वाला कोई नहीं होगा, है ना, तो इसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा और ये कहीं ना कहीं अब सफर कर रहा होगा बिकॉज इनके पास खाने के लिए नहीं है। क्लियर है? एक के पास गरीबी में आटा गीला होगा और एक के पास इतना हो जाएगा कि भाई संभाले नहीं संभल रहा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। Why does a kitchen garden called an artificial ecosystem while a forest is considered to be a natural ecosystem? देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं किचन गार्डन बनाता हूँ तो वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है ना, इसलिए मैं उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलता हूँ, क्योंकि वहां पर मेरे मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन को वहां पे चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बट फॉरेस्ट में ऐसे कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए फॉरेस्ट जो होता है वो नेचुरल इकोसिस्टम की कैटेगरी में आता है। और वही बात अगर मैं किचन गार्डन की करता हूँ तो वो किस में आ जाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाता है। क्लियर है ये चीज? चलिए, while designing an artificial ecosystem at home, write any two things to be kept in mind to convert it into a self-sustaining system. Give reason to justify your answer. पहला, बैलेंस मेंटेन करना है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बीच में। ठीक है, पहला तो बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आपने बैलेंस मेंटेन किया तो वो सेल्फ सस्टेनेबल होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट, कि यार वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, डिकम्पोजर्स इनफ होने चाहिए, वरना अगर वेस्ट मैनेज नहीं होगा तो वेस्ट क्या होगा, पाइलअप होता जाएगा। तो अगर आपको सेल्फ सस्टेनिंग बनाना है तो आपको पहले तो बैलेंस मेंटेन करना होगा बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, एंड दूसरा रोल ऑफ डिकम्पोजर्स यानी कि वेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ ले, चलिए। व्हाट इज मीन बाय गार्बेज? कोई भी रबिश चीज यार जो हम यूज नहीं कर रहे, यूजलेस चीज है ना, कोई हमने चीज यूज की उसके बाद जो अनवांटेड है, हमारे यूज का नहीं है, दैट रबिश थिंग इज नोन एज गार्बेज। लिस्ट टू क्लासेस इन विच गार्बेज कैन बी क्लासिफाइड, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो डिकम्पोज हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं हो पाए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है? चलिए, What do we actually mean when we say that enzymes are specific in their action? एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक हैं, उसका मतलब क्या है यार, हमने बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े थे, है ना, ट्रिप्सिन का एक रोल पड़ा था लाइफ प्रोसेस में, सलाइवरी एमाइलेज का एक रोल पड़ा था, लिपेज का एक रोल पड़ा था, पेप्सिन का एक रोल पड़ा था, है ना, कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में आता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट को इमल्सिफिकेशन में हेल्प नहीं करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प नहीं करेगा, अगर मैं पेप्सिन की बात कर रहा हूँ। तो हर एंजाइम का, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे वो ट्रिप्सिन हो, चाहे वो लिपेज हो, सबका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। कोई ऐसा नहीं है कि ये एंजाइम इसका भी काम कर देगा, ये एंजाइम इसका भी काम कर देगा। जैसे आपके पास गाड़ी है, एक्टिवा है, उसकी एक चाबी होगी तो उस चाबी से आपकी एक्टिवा ही खुलेगी और कोई एक्टिवा नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्पेसिफिक एक काम है कि यही गाड़ी खोलनी है। वैसे एंजाइम है, पर्टिकुलरली एक ही काम होता है, वही वो करता है, दूसरा काम वो नहीं कर पाता। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल कंप्राइजिंग द फॉलोइंग: हॉग, स्नेक, प्लांट, रैट। 20,000 of energy was transferred by the producers to the organisms of second trophic level. Calculate the amount of energy that will be transferred by organisms of the third trophic level to the organisms of the four trophic levels. सबसे पहले फूड चेन हम बना देते हैं। प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स में रैट आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में स्नेक, देन टर्शरी कंज्यूमर्स में हॉक आ जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ बात करते हैं कि 20,000 ऑफ जूल है एनर्जी, वो ट्रांसफर हुई प्रोड्यूसर से ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। 20,000 10% ही आगे जाएगी, यानी कि सेकेंड वाले में कितनी जाएगी 2000, थर्ड वाले में कितनी जाएगी 200 और लास्ट वाले में कितनी जाएगी 20 जूल। अगर मुझे बताना है एनर्जी दैट विल ट्रांसफर ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल टू द ऑर्गेनिज्म, ओके, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी जा रही है ना, आपको पता होना चाहिए कि 20,000 है, 20,000 फर्स्ट, सेकंड वाले में 2000, फिर 200, देन 20। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो क्लियर है ना चीजें। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज ओके। यहां पर एक चीज है कि ये ना ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का ही दिया हुआ है।
ये आपको सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का दिया है कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई है, 20,000। तो थर्ड में कितनी होगी, उसका 10% यानी कि 2,000, और फिर कितनी होगी 200, जो कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होगा। क्लियर है, यानी कि 200 जूल जो है वो आगे पास ऑन होगी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे, क्योंकि सेकेंड में हमें इतनी दे रखी है। 10% रूल हमें फॉलो करना है। आगे, why do producers always occupy the first trophic level in every food chain? Because they can produce their own food by using simple inorganic material, sunlight, water, CO2 यूज करके वो अपना खाना खुद बना देते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं, इसलिए वो फर्स्ट लेवल पे आते हैं ट्रॉफिक लेवल के, है ना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ ले, चलो। लिस्ट टू रीजन टू शो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम। तो ये तो हमने बोल ही दिया था कि न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं, एंड दूसरा सॉइल की फर्टिलिटी में उनका रोल होता है, तीसरा उनका रोल होता है कि यार वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, वरना वेस्ट पाइल अप हो जाएगा, है ना, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, 2016 आउट ऑफ इंडिया पूछा गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायर क्रॉप फील्ड कंसीडर्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, ह्यूमन मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है ना, टाइम टू टाइम आपको पानी देना, इरिगेशन वाला पार्ट है ना, पेस्टिसाइड छिड़कना वो वाला पार्ट है, इसलिए उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है। राइट अ कॉमन फूड चेन ऑफ 4 स्टेप्स ऑपरेटिंग इन अ टर्शियल इकोसिस्टम। ओके, तो ग्रास हो जाएगा आपका सन से फिर ग्रास जो कि प्रोड्यूसर हो जाएगा, ग्रास से ग्रास होपर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, फिर फ्रॉग जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, देन स्नेक जो कि टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फूड चेन जनरली है 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल, एक्सप्लेन। क्यों 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि भाई उससे ज़्यादा एनर्जी आगे पास ऑन नहीं हो सकती। हमें पता है एक लेवल से दूसरे लेवल में 10% ऑफ एनर्जी जाती है, यानी कि पहले वाले से दूसरे लेवल में 10% जाएगी। कि मान लो मैंने 2 लाख से स्टार्ट किया है ना, 20,000 2 लाख से स्टार्ट किया, तो दूसरे लेवल में कितनी जाएगी 20,000, तीसरे लेवल में कितनी जाएगी 2,000, और फिर अगले वाले में कितनी जाएगी, चौथे वाले में 200। अब एनर्जी नहीं बची भाई, आगे का ट्रांसफर होगा, है ना, एनर्जी नहीं बची तो आगे का ट्रांसफर होगा, इसलिए फिर भाई 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, है ना, दैट इज नोन एज व्हाट। एक ट्रॉफिक लेवल से जब आप अपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो तो हार्मफुल सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है, और उसी को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how some chemicals enter our body through the food chain. Why is the concentration of these harmful chemicals found to be maximum in human beings? ये हमने बोल दिया कि भैया हमने मान लो क्रॉप्स खाया है ना, तो क्रॉप्स में तो पेस्टिसाइड्स छिड़क रखे होंगे, तो वहां से केमिकल्स आए। मैंने मान लो नॉनवेज खा लिया, मुर्गी खा लिया, अब भाई मुर्गी ने कुछ अंड खा लिया होगा, है ना, उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस होगा, मैंने मुर्गी खा ली तो मेरे अंदर भी आ जाएगा, तो मेरे अंदर तो भाई मैंने ये वेजिटेबल्स भी खा लिए थे पेस्टिसाइड वाले, मुर्गी भी खा ली थी, तो मेरे अंदर तो कंसंट्रेशन सिंपल सी बात है बढ़ेगा ही, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज ओजोन? ओजोन क्या है भैया, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हम यूवी रेडिएशन से बचा के रखता है। बनता कैसे ओजोन, भाई O2 होता है, वो O2 ब्रेक डाउन होता है किसमें, 2 ऑक्सीजन एटम में, और ये ऑक्सीजन एटम एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, ओजोन बनाता है ना। अब ये ओजोन हमें अफेक्ट कैसे करता है भाई, पहली चीज़ तो पॉजिटिव वे में बात करूँ तो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है ना, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, और अगर नेगेटिव वे की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे ओजोन जो है एज अ पॉल्यूटेंट एक्ट करता है, और रेस्पिरेटरी इशूज जो ह्यूमंस और एनिमल्स हो गए उनमें फॉर्म करता है, और क्या डैमेज कर रहा होता है, क्रॉप्स और वेजिटेशन इसको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, इसमें क्रॉपलैंड्स आ गया, इसमें एक्वेरियम आ गया। क्लियर है, चलिए। वी डू नॉट क्लीन अ पॉन्ड इन द सेम मैनर एज वी डू इन एन एक्वेरियम, बता दिया कि यार वहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, वेस्ट होता है डाइल्यूट हो जाता है, एंड वहाँ पर नेचुरल फिल्ट्रेशन भी हो जाता है, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देते हैं। यहाँ पर वो लिमिटेड फिल्ट्रेशन होता है, स्पेस भी कम है, तो वेस्ट जल्दी एक्यूमुलेट हो जाता है ना। एक्वेरियम की बात करें इसलिए एक्वेरियम को साफ करना जरूरी हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगेन सेम क्वेश्चन है यार, है ना, 4 से 5 बार आ चुका है। नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस की, क्या इंपॉर्टेंस होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। Why is ozone layer getting depleted at the higher level of the atmosphere? Mention one harmful effect caused by its depletion. ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रहा है यार, जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं CFC, है ना, उसमें क्लोरीन होता है जो कि ओजोन के साथ कंबाइन हो जाता है, और ओजोन के साथ जब वो कंबाइन हो जाता है ना, ओजोन के साथ जब कंबाइन हो जाता है तो ओजोन डिप्लीट हो जाता है, एंड देन वी आर एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन, तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमें कैटरैक्ट हो सकता है, तो काफ़ी सारे डिसीज के लिए हम ओपन हो जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, वन डिफरेंस बिटवीन बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल।
बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। लीड्स टू इम्पैक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट ऑन एनवायरमेंट इफ इट इज़ नॉट डिस्पोज प्रॉपरली। तो अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करूँगा तो यार स्मेल खराब आएगी, अनहाइजीनिक कंडीशंस जो है वो क्रिएट करेगा, पेस्ट को अट्रैक्ट करेगा, डिजीज़ को स्प्रेड करेगा। वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करूँगा तो ये भाई सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन तो कर ही रहा होगा, वाइल्ड लाइफ को भी हार्म कर रहा होगा और इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहा होगा। क्लियर है? चलिए, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड? अभी बताया था भाई, ओजोन यानी कि ऑक्सीजन का पहले टूटेगा ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन एटम में, और फिर वो ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर O3 बनाएगा, है ना। डैमेज टू द ओजोन लेयर इज कॉज ऑफ कंसर्न, क्यों? बिकॉज फिर उसके बाद हमारी बॉडी उसके बाद हमारी बॉडी फिर एक्सपोज हो जाती है किससे? हार्मफुल रेडिएशन से। तो स्किन कैंसर्स हो सकता है ना, कैटरैक्ट हो सकता है। क्लियर है? चलिए, वट आर ट्रॉफिक लेवल्स? हाउ ट्रॉफिक लेवल्स आर द बेसिकली एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, तो वो बेस है उसका। वाई आर ऑटोट्रॉफ कंसीडर? क्योंकि वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं। स्टेट द रीजन? भाई लिमिटेड, क्योंकि वो 10% रूल वहाँ आ जाता है ना। ये ऑलरेडी तीनों डिस्कस कर रखे, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में बैक जाके श्योरली चेकआउट कर सकते हैं, है ना। चलिए, वट आर द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स? 1%। एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ टू नेक्स्ट लेवल? 10% ऑफ एनर्जी, जो भी 10% ऑफ एनर्जी जो कि ऑटोट्रॉफ्स में होगी, ठीक है, 10% ऑफ एनर्जी जो कि ऑटोट्रॉफ्स में होगी। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं बता दिया। वाई डू डिफरेंट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बात करेंगे। कंस्ट्रक्ट और टर्शियल फूड चेन कंप्राइजिंग 4 ट्रॉफिक लेवल्स, तो ग्रास हो जाएगा, है ना, सन से स्टार्ट कर सकते हो, बट ग्रास हॉपर, है ना, फिर ग्रास हॉपर को किसी ने खा लिया, वो आप दिखा सकते हो कि फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को फिर स्नेक ने खा लिया, है ना। और किसी एक को अगर आप किल कर देते हो तो क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल में जो, मान लीजिए अगर आपने किसको किल कर दिया है, ग्रास हॉपर को, तो ग्रास ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहे थे तो फ्रॉग के पास खाना कम बढ़ जाएगा, है ना। तो ये लेवल को भी सफ़र करना पड़ रहा है, फ्रॉग को भी, फ्रॉग वाला जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनको भी सफ़र करना पड़ रहा है। Calculate the amount of energy available to the organism at the 4th trophic level if the energy available to the organism at the 2nd trophic level is 2000। 2000 सेकेंड वाले पे है, थर्ड वाले पे कितनी होगी? इस 2000 किसका 10% होता है? 20,000 का, तो 20,000। फोर्थ पे कैसा होगा? 2 लाख। भाई कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं? भाई सिंपल सा है ना, किसी का मान लो किसी भी नंबर का 10% निकालोगे, x इंटू 10/100, वो कितना आ रहा है? वो 2000 आ रहा है। तो यहाँ से 2000 इंटू 100/10 करोगे तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 20,000। फिर उसका निकालोगे 10, किसका 10% है? 20,000, तो आ जाएगा 2 लाख। क्लियर है? चलिए, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, क्यों? भाई प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी से टर्शियरी में जाएगा, कभी भी बैक नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनर्जी वापस आ रही हो, है ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इनफ। एक्सप्लेन हाउ पेस्टिसाइड एंटर अ फूड चेन एंड सब्सिक्वेंटली गेट्स इनटू आवर बॉडी। दैट मैंने बता दिया कि प्लांट्स में आपने छिड़का, प्लांट्स के टिश्यूज़ में वो चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, प्लांट्स के ऑर्गन्स में है, प्लांट्स के सेल्स में है, वहाँ से फिर ह्यूमन बॉडी में वो आ रहा है, जब ह्यूमन बॉडी उसको कंज्यूम कर रहा है ना। चलिए आगे बात करेंगे। अब आगे यही बात है कि यार साइंस वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है ना, क्योदा सीरीज़ का साइंस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सारी वीडियोस को आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल से 8 बजे का टाइम होगा, आई गेस आज ये वीडियो 8 से थोड़ी डिले हो रही होगी। उसका सोल रीज़न यही है कि यार थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं, इसलिए वीडियोस ना थोड़ा डिले हो जाती है। बट मैथ्स की मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे वीडियो निकाली जाए, 8 PM टाइम फिक्स रहेगा, है ना। तो फिर मिलते हैं कल 8 बजे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।